दोस्तों पिछले कुछ टाइम के अंदर चाहे आप मणिपुर की बात कर लीजिए या अभी रिसेंटली जो हरियाणा के अराउंड या गुरुग्राम के आसपास जो हमें क्लैशेस देखने को मिले, ये काफ़ी एक मेजर कंसर्न है इंडिया की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए। अब ऐसे टाइम के ऊपर देखो, हमें तो अपने आप को खुद को सेफ रखना ही है, बट एट द सेम टाइम हम क्या कर सकते हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट ने अभी बोला है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज या फिर कुछ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की जो रैलीज होती हैं, वहाँ पर कुछ हेट स्पीचेस करी जाती हैं। तो ये सब के ऊपर पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से ना कई बार कम्युनल वायलेंस बढ़ सकती है, राइट। और सिमिलरली हमने मणिपुर के अंदर भी देखा, वहाँ पर भी हमें कुछ क्लैशेस देखने को मिली। तो उनको भी रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो, ये सारे क्वेश्चंस ना आपके डेफिनेटली मेंस में पूछे जा सकते हैं। एंड मैं डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, चाहे वो GS1 हो गया, या फिर लेट्स से ये हेट स्पीच वाला मुद्दा हो गया, या आपका जो फेक मीडिया हो गया, उसके ऊपर क्वेश्चन कहीं ना कहीं GS3 में पूछा जा सकता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आई होप आपने अच्छे से रेडी करी होंगी, जो भी इस बार अपना मेंस लिख रहे हैं। आने वाले सालों के भी लिए भी ये डेफिनेटली इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके साथ ही ना एक और मुद्दा है GST काउंसिल के रिगार्डिंग, कि GST काउंसिल 28% टैक्स के ऊपर स्ट्रिक्ट करी है, जो ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर लगाया गया था। देखो, इसको ना मैंने 16 जुलाई को इकोनॉमी दिस वीक जो थी, उसके अंदर बहुत ही डिटेल में अलग से पूरे 15 मिनट लगाकर इसको डिस्कस किया है कि क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, GST काउंसिल क्या होता है। तो अगर किसी ने ये टॉपिक मिस कर दिया है ना, कि इसका मतलब क्या है 28% GST का ऑन ऑनलाइन गेमिंग, तो प्लीज़ आप उसको गो थ्रू कर लीजिएगा। तो उसी तरह से इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी यही सारी सिमिलर न्यूज़ हैं, तो इनको भी हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर के अंदर, जो भी और इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी। तो डेट है आज की 3 अगस्त 2023, एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। पहले ही टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज़ PM स्वानिधि स्कीम। देखो, मेरा ना थोड़ा सा गला खराब है, अगर आपको आवाज़ थोड़ी डिफरेंट आ रही है, वो इस वजह से थोड़ा ना फीवर और थोड़ा सा थ्रोट है, ठीक है। बट एनीवेज, PM स्वानिधि की डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर देखो, मीनिंग समझना स्वानिधि का। SV का मतलब यहाँ पर क्या है? स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म ये है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर स्ट्रीट वेंडर क्या होता है? देखो, आपको जो विक्रेता नहीं देखने को मिलते, जो गलियों में आपको देखने को मिलते हैं, सड़क विक्रेता जिसको हम बोल सकते हैं, उनको बोला जाता है स्ट्रीट वेंडर। जैसे कि, जैसे फॉर एग्जांपल आपके आसपास जो लोग होंगे कुछ, जो कहीं ना कहीं लेट से चाय बेचते होंगे, ठीक है ना, या कुछ खाना बेचते होंगे, या फिर पकौड़ा ब्रेड ब्रेड हो गया, ये सब चीज़ें हो गया। तो इन सभी को आप कहीं ना कहीं स्ट्रीट वेंडर मान सकते हो सकता है इन्होंने, जैसे आप देखते नहीं कि गली के बाहर किसी ने लेट से नाई की दुकान खोल रखी है, ठीक है, दुकान नहीं बोलूंगा उनको, जो मतलब वहाँ पे काम करते हैं, ठीक है ना। इसके साथ में कुछ और चीज़ें बेचते हैं, आपको कई बार रेलवे स्टेशन के ऊपर इस तरह से विक्रेता देखने को मिल जाएंगे, जो अपनी ना एक तरह से रेडी वगैरह लगा के वहाँ पे होते हैं, फुटपाथ के ऊपर हो गया, स्ट्रीट के ऊपर हो गया। उन सभी को हम स्ट्रीट वेंडर या फिर हॉकर बोल सकते हैं। हॉकर्स भी इसके अंदर ना इंक्लूड होते हैं स्ट्रीट वेंडर्स के अंदर ही। आई होप आपको मीनिंग समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अभी मतलब अभी नहीं, जब कोविड 19 पेंडेमिक आया ना, तो आप जानते होंगे कि उस टाइम के ऊपर स्ट्रीट वेंडर की हालत काफ़ी ख़राब होगी, क्योंकि आप खुद देखो उस टाइम कोई बाहर ही नहीं निकल रहा था, तो कहीं ना कहीं कहाँ से इनके ऊपर खरीदता। तो इनको भी काफ़ी नुकसान हुआ कोविड 19 पेंडेमिक के टाइम के ऊपर। तो उस टाइम पर हमारी जो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री है ना, उसकी तरफ से एक स्कीम लेकर आई गई, दैट इज PM स्वानिधि स्कीम। ये 1 जून 2020 को आई थी। ये क्यों लेकर आई गई सर? देखो, आप देखो, इनका ना काम ठप हो गया, काम बंद हो गया, 2-3 महीने इन्होंने बिल्कुल कुछ कमाया नहीं। तो उसके बाद से कहीं ना कहीं इनको वापस से अपना रोजगार को वापस पुनः स्थापित करना था। तो उसके लिए उनको एक हेल्प प्रोवाइड करी गई। हेल्प भी क्या है? एक तरह का ये लोन ही है। सर कितना लोन यहाँ पे दिया जा रहा है? यहाँ पर लोन दिया जा रहा है 10,000 रुपए का, ठीक है। अब देखो सर, इनके पास कुछ होगा तो नहीं, ठीक है ना, कई बार कोलेट्रल जो होता है कुछ गिरवी रख लेंगे, नहीं तो नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए इनको 10,000 रुपये का लोन दे देंगे, बिना किसी कोलेट्रल के। उस 10,000 का करेंगे क्या? ये अपने बिजनेस को वापस से एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। तो ये था अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब जो डे टू डे रिक्वायरमेंट्स होती है ना, उन पर्पसेस के लिए इनको 10,000 रुपये का यहाँ पे लोन दिया गया था, ताकि अपने आप को वापस से री एस्टेब्लिश करें, एंड कहीं ना कहीं अपनी रोजगारी वापस से उसको स्टार्ट करें, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें थी। फिर धीरे धीरे हम इसको और एक्सटेंड करते गए, साथ में डिजिटल ट्रांजेक्शन भी इससे बढ़ी हैं, ठीक है ना। तो ये सारे फायदे इसमें देखने को मिले हैं। तो 10,000 रुपये का लोन है, ठीक है ना। 1 साल तक की टाइम लिमिट है, मतलब 1 साल के लिए आप ले सकते हो, और आप उसको मंथली इंस्टॉलमेंट से वापस फिर रीपे कर सकते हो। साथ में अगर आप नोटिस करोगे, अगर आप समय पर या समय से पहले इस लोन को वापस चुका देते हो, तो आपको 7% की इंटरेस्ट सब्सिडी भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। वो फिर आपको जो सब्सिडी होगी वो कहाँ मिलेगी? आपके डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं जब बात कर रहा था डिजिटलाइजेशन, वो भी सारी चीज़ें हो रही हैं।
ठीक है ना। डीबीटी आपको मिल जाएगा क्वार्टरली बेसिस के ऊपर, तो डिजिटलाइजेशन भी इसमें हमें देखने को मिलेगा। साथ में इंसेंटिव्स, कैसे इंसेंटिव्स आपको मिल रहे हैं 100 रुपये पर मंथ के, ठीक है ना, तो ये भी आप देख सकते हो। तो इस तरह की आप डेफिनेटली आप इसको नोटिस कर सकते हो। इवन ना इसके अंदर एक और चीज़ भी थी, दैट इज एस्केलेशन ऑफ क्रेडिट लिमिट। मान लो जैसे आपने 10,000 का लोन ले लिया और आपने समय पर या समय से पहले इसको चुका दिया, अगली बार फिर आप 20,000 रुपये का लोन ले पाओगे, ठीक है ना। उससे अगली बार आप 50,000 रुपये तक का भी लोन ले सकते हो। तो इस तरह से ये पर्टिकुलर स्कीम वर्क करती है। यहाँ पर देखो आप नोटिस करोगे कुछ हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, कुछ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एनबीएफसीज आप सभी ने पढ़ा होगा इकोनॉमी के अंदर, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इनको भी अलाउड है ये सारी चीज़ें करना, क्योंकि इनकी देखो जो ग्राउंड लेवल प्रेजेंस है ना, इन सभी की बहुत अच्छी है। चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बात कर लो, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की बात कर लीजिए। तो ये थी आपकी कौन सी स्कीम, पीएम स्वनिधि स्कीम। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल 2023। अभी क्या हुआ है ना, लोकसभा के द्वारा इस पर्टिकुलर बिल को पास कर दिया गया है। और यहाँ पर क्या होता है, डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट्स के लिए इसके लिए रास्ता खुल गया है। समझने की कोशिश करते हैं। देखो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। होता पता क्या है, जैसे मैं अपना खुद का नाम बताता हूँ, जैसे मेरा नाम ऋषभ है। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं, सर ये आपके नाम में ए वी क्यों आता है। देखो एक्चुअली ना मैं बहुत एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। जब मेरा बर्थ सर्टिफिकेट बना ना, तो जिस पर्सन ने बनाया बेसिकली, उसको वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, ठीक है ना। तो मेरे पेरेंट्स ने कहा कि भैया नाम इसका ऋषभ लिख लो। तो उसने ऋषभ सुना, उसको लगा शायद ऋषभ ऐसे लिखते हैं, तो उसने ऐसे लिख दिया कि ऋषभ ये नाम होगा। तो टेक्निकली ना जब मैं 12 13 नहीं 10 साल तक का था, तब तक मैं अपना नाम ऐसे ही लिखता था, जो नॉर्मली लोग लिखते ही हैं, ऋषभ। फिर मैं पंजाब बोर्ड से पढ़ा हूँ, तो वहाँ पर जब बोर्ड के एग्जाम आते हैं तब उन्होंने मुझे बताया कि नहीं आपका नाम ये नहीं है, आपका नाम ऐसे है। तो वो एक दिन अचानक से मुझे बोल दिया गया कि आप अब आज से ऐसे अपना नाम लिखोगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, क्योंकि देखो बर्थ सर्टिफिकेट्स एक तो बहुत ठीक है ना, अच्छे से बनते नहीं है, ठीक है, और कहीं ना कहीं उनका प्रॉपर यूसेज नहीं हो पाता। ऊपर से मान लो आपसे कोई पूछता है कि भैया आप अपना बर्थ डेट प्रूफ करो, तो आप पता वहां पर क्या करते हो, अपना 10th का सर्टिफिकेट लगाते हो। आप लोगों ने भी देखा होगा यूपीएससी के अंदर भी हमें यही सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो बर्थ सर्टिफिकेट का ना ढंग से यूज होता नहीं है। तो अभी इस एक्ट के माध्यम से क्या होगा ना, अगर जब ये एक्ट बन जाएगा बेसिकली, तब आप अपने बर्थ सर्टिफिकेट को ना एक डॉक्यूमेंट की तरह यूज कर पाओगे। चाहे आपको किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिलना है, वहां पर यूज हो जाएगा। आपको कल को पासपोर्ट बनाना है, तो वहां पर आप यूज कर पाओगे। आधार के अंदर यूज कर पाओगे, जॉब्स के अंदर यूज कर पाओगे, ड्राइविंग लाइसेंस के टाइम पे यूज कर पाओगे। आपको मैरिज अपनी रजिस्टर करानी है, वहां पर यूज कर पाओगे। तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बन जाएगा आने वाले टाइम के ऊपर, ये जो बर्थ सर्टिफिकेट, यहाँ पे डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट की जो मैं बात कर रहा हूँ। तो एक सेंट्रलाइज डेटाबेस हो जाएगा, प्रॉपर डेथ्स रिकॉर्ड होंगी इसमें, बर्थ रिकॉर्ड होंगे, दोनों है, बर्थ भी है, डेथ भी है। ताकि ना मान लो कल को कोई सर्विस आपको प्रोवाइड करनी हो, तो उसके लिए आराम से हो पाए, ठीक है ना। तो एक सिंगल डेटाबेस बन जाएगा। ये जो डेटाबेस होगा आपका स्टेट लेवल के ऊपर भी मेंटेन होगा, साथ साथ नेशनल लेवल के ऊपर भी ये मेंटेन होगा, क्योंकि कुछ स्टेट के बेनिफिट होंगे जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट देना चाह रही है, तो वो भी आपको मिल पाएंगे। नेशनल लेवल के बेनिफिट्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये चीज़ होती है। साथ ही साथ आसाम से आपको सर्टिफिकेट इशू हो जाएंगे। ये सारी बातें इसके लिए, साथ ही साथ एक सब रजिस्ट्रार्स को भी यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है ना। इससे जो आपके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, कि मान लो आपको अगर प्रूव करना हो कि मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है या प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, तो अब मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स नहीं रिक्वायर होंगे, एक सिंगल डॉक्यूमेंट ही अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज कर लिया जाएगा, ठीक है। साथ में अगर आप नोटिस करोगे, ठीक है ना, तो स्टेट लेवल नेशनल लेवल डेटाबेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आई होप आप समझ पाए होंगे कि जो भी बर्थ सर्टिफिकेट्स को बहुत कम यूजेज होता है, या फिर उसका ना कोई पर्पस ही नहीं होता, या फिर कई बार बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं किसी चीज़ के लिए, अब उसकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। प्रॉपरली डिजिटल सर्टिफिकेट्स बनेंगे, कोई एरर डिस्क्रिपेंसी होगी तो बड़े आराम से आप उसको ठीक करवा पाओगे। ये सारी चीज़ें इस तरह से वर्क करेंगी। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज उड़ान स्कीम। अब सर उड़ान स्कीम क्या है। देखो जब मैं बात करता हूँ ना उड़ान स्कीम की, इसका फुल फॉर्म एक बार समझो, उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है ना, ये फुल फॉर्म है, उड़े देश का आम नागरिक। अब इसको समझो कि आखिर इसका पॉइंट क्या है। देखो आम नागरिक जो होता है उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे तो होते ही नहीं है, ठीक है ना। हम लोग जैसे हैं, हमारे पास कौन सा बहुत ज़्यादा पैसे हैं, पर कहीं ना कहीं हम भी तो चाहते हैं ना यार, कि एक जगह से दूसरी जगह हम भी एयरप्लेन के माध्यम से जाएं। अब ऐसे थोड़ी होना चाहिए कि मान लो कि मैं एक छोटे गाँव से या छोटे शहर से बिलोंग करता हूँ, ठीक है ना। अब मेरा जो नियरेस्ट हो सकता है एयरपोर्ट ही मुझे दिल्ली पड़ता हो, ठीक है, पर दिल्ली हो सकता है मेरे से 300 किलोमीटर दूर हो। तो कई ऐसे भी तो छोटे एरियाज भी में भी तो एयरपोर्ट्स होने चाहिए, छोटे एरिया का मतलब छोटे शहरों के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा गाँव के अंदर एयरपोर्ट बना दो, वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हर गाँव के अंदर, पर कुछ छोटे शहरों के अंदर भी तो होना चाहिए ना। बिल्कुल सही बात है।
तो यहाँ पर हमारा फोकस है कि हम ना जो एयर ट्रैवल है जिसको हम मानते हैं कि बहुत ही महंगा होता है, इसको हम थोड़ा क्या करें, इसको अफोर्डेबल बनाएं। कुछ ऐसे एरियाज हैं जो थोड़े हमारे रिमोट एरियाज हैं, कुछ रीजनल एरियाज हैं, वहां पर अभी एयर कनेक्टिविटी उतनी नहीं पहुंची, हम वहां तक भी अपनी एयर कनेक्टिविटी पहुंच पाए। जो कहते हैं ना कि अनसर्व्ड हो गया या अंडर सर्व्ड एरियाज हैं, जहां पर अभी तक एयरपोर्ट्स वगैरह नहीं बने, उनको हम यहाँ पे प्रॉपरली बनाएं। इससे क्या होगा, हमारे ये जो पिछड़े क्षेत्र हैं या जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, इनका भी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हो पाएगा, ये रिमोट एरियाज भी प्रॉपरली डेवलप कर पाएंगे। साथ साथ वहाँ टूरिज्म भी बढ़ेगा, वहाँ पे ट्रेड भी बढ़ेगी, वहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स हो गया, साथ ही साथ रोजगार भी मिलेंगे। ठीक है, एक एयरपोर्ट बनता है तो बहुत सारे लोगों को वहाँ पे रोजगार भी मिलते हैं, और आम आदमी तो हमारा साथ साथ उड़ ही पाएगा। तो ये सारे फोकस की वजह से हमारी उड़ान स्कीम देखने को मिलती है। देखो, उड़ान स्कीम के ना अलग अलग आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे पहले उड़ान 1.0 आया, फिर 2.0 हो गया, ऐसे करते करते अब हम 5.0 पे पहुंच गए हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे। यहाँ पर कौन सी सब मिनिस्ट्री कौन सी इन्वॉल्व है, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है ना, बहुत ईजी चीज़ है कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इसके साथ यहाँ पे लिंक करती है। सर बाकी चीज़ तो चलो ठीक है कि आपने क्या किया, आपने एयरपोर्ट वगैरह बना दिए, पर ऐसा कैसे इंश्योर करेंगे कि मान लो ये जो हमारा आम नागरिक है, इसको भी कम रेट के ऊपर ये उस एयरप्लेन की सवारी कर पाए। देखो, तो थिंग इज कि यहाँ पर पता क्या किया गया है, यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि आपके जो एयरफेयर्स होंगे ना, वो 50% सीट्स के ऊपर आप 2,500 रुपये पर घंटे की फ्लाइट से ज़्यादा नहीं चार्ज कर सकते। समझ पाए कि अगर मान लो एक एयरप्लेन के अंदर 100 सीटें हैं, तो 100 में से ना 50 जो सीटें होंगी, वहाँ पर जो आपका एयर फेयर होगा, मतलब कि आपका क्या किराया होगा, वो 2500 रुपया पर घंटा फ्लाइट से ज़्यादा नहीं हो पाएंगे। ये बात यहाँ पे इसके थ्रू इंश्योर कर रही है कि आम नागरिक भी आपका उड़ पाए। तो रीजनल एयरपोर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ठीक है, रीजनल एक्टिविटी स्कीम है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता ही दी है कि कैसे ये वर्क करती है। ठीक है ना। नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर ना अफोर्डेबिलिटी चलो हम समझ ही गए हैं। एक वर्ड आता है यहाँ पे वीजीएफ। वीजीएफ होता है वायबिलिटी गैप फंडिंग। सर इसका मतलब क्या है? देखो, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ, वो एग्जांपल समझ लोगे तो ये भी समझ आ जाएगा। मान लो ना कि यहाँ पे एक गांव है, ठीक है, और यहाँ पे जा रही है आपकी मेन सड़क। अब गाँव को ना कनेक्ट करने के लिए ना कि यहाँ पे बिल्कुल कच्ची सी सड़क है या फिर बहुत ही खराब ऊबड़ खाबड़ सड़क है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे ना सड़क बना देनी चाहिए। अब सड़क बनाएगा, पर कब बनाएगा कौन? क्या प्राइवेट सेक्टर बनाएगा? नहीं। प्राइवेट सेक्टर बोलेगा यार यहाँ पे ना सिर्फ 50 लोग रहते हैं, मुझे कोई फायदा भी नहीं होगा ये वाली सड़क बना के। पर क्या ऐसा है क्या कि सड़क बनाना जरूरी ही नहीं है? नहीं, सड़क बनाना जरूरी है, क्योंकि उससे इन 50 लोग भले ही कम हो, पर फायदा तो होगा ना इन लोगों का। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर ना सरकार पता क्या बोलेगी कि हाँ चलो ठीक है, प्राइवेट सेक्टर आप प्लीज सड़क बनाओ, अगर कुछ भी इश्यूज आते हैं, कुछ भी असिस्टेंस चाहिए, तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। मान लो अगर आपको यहाँ पे सड़क बनाने के लिए पैसा बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पैसा मैं अपनी जेब से दे दूं आपको। समझ पाए कि आपको लगता है कि यार सड़क बनाने से ना मुझे कमाई कम हो रही है, मान लो प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पे टोल लगा देगा, फिर उसको लगता है टोल लगाने से भी ना मेरा जितना मैंने पैसा डाला है इस सड़क बनाने के अंदर, उतना पैसा मैं रिकवर नहीं कर पाऊंगा। तो सरकार बोलेगी कोई बात नहीं, आप सड़क बनाइए, क्योंकि ये सड़क बनाना ज़रूरी है। अगर ऐसा लगता है आपको कि रेवेन्यू आपको उतना नहीं आएगा और आपकी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन ज़्यादा है, तो मैं आपको यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर ग्रांट दे दूंगी। तो इसी को बोलते हैं वायबिलिटी गैप फंडिंग। अब एयरपोर्ट्स के अंदर भी ना, या फिर एयरलाइन ऑपरेटर्स के अंदर भी यही चीज़ होती है। अगर हम कहीं हमें लगता है कि यार नहीं, इस रूट के ऊपर उतना चलना एयरपोर्ट के लिए, सॉरी एयरलाइंस के लिए उतना अच्छा नहीं है, उतना फायदेमंद नहीं है, तो सरकार वहाँ पे आपको ग्रांट दे देगी। दिस इज वायबिलिटी गैप फंडिंग। तो फंडिंग पैटर्न क्या होता है, यहाँ पे ज्वाइंटली फंडेड है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। आई होप ये चीज़ें आपको पता होगी। आगे चलते हैं। आईपीसीसी सेवंथ असेसमेंट रिपोर्ट, इसको समझते हैं कि आखिर यहाँ पे सेवंथ असेसमेंट रिपोर्ट आखिर क्या कह रही है। देखो, पहली बात तो समझो आईपीसीसी है क्या। देखो, आप ना लोग भी ना कई बार नोटिस करते होंगे, काफी लोग बोलते हैं कि सर क्लाइमेट चेंज ना एक मिथ है, कि ऐसा एक्चुअली में रियलिटी में नहीं हो रहा, बस हमें लग रहा है पर एक्चुअल में हो नहीं रहा। तो ऐसा प्रूफ भी तो करना है दुनिया को यार नहीं, क्लाइमेट चेंज एक्चुअल में रियलिटी है। तो होता पता क्या है, आईपीसीसी के द्वारा ना अलग अलग हमें रिपोर्ट्स देती जाती हैं। ध्यान रखना, आईपीसीसी खुद रिसर्च नहीं करता, ये अपने आप से रिसर्च नहीं करता। यहाँ पर जो भी दुनिया भर के साइंटिस्ट ने कुछ रिसर्च करी होती है, उनको वो कलेक्ट करता है, कुछ उनके साथ प्रॉपर लिटरेचर को टैग करता है, और उस हिसाब से एक प्रॉपर कंक्लूजन लेकर आता है। समझ आई? फिर इस कंक्लूजन या इस रिपोर्ट्स के अंदर क्या होता है, वहाँ की देशों की सरकारों के लिए, मान लो इंडिया के लिए बोल दिया कि इंडिया में टेम्परेचर इतनी तेजी से बढ़ रहा है, और इंडिया को अगर इस पर्टिकुलर पोजीशन को ठीक करना है, इंडिया को ये चीज़ें करनी पड़ेगी। तो इस तरह के कुछ सजेशंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो ये सब चीज़ें आईपीसीसी के द्वारा करी जाती हैं, बेसिकली इस तरह की कुछ रिपोर्ट्स निकाली जाती हैं।
आई बात समझ में? अब आईपीसीसी को बनाया किसने था? ये बना था डब्ल्यूएमओ और यूनेप, यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, एंड साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा इन 1988। और ये एक यूएन बॉडी है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो अभी क्या हुआ है ना, अभी इसके रिसेंटली इलेक्शंस कंक्लूड हुए हैं और अब इसकी 7th असेसमेंट साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। तो बेसिकली अभी तक ना 6 यहाँ पे इनके द्वारा मेजर रिपोर्ट्स यहाँ पे दे दी गई हैं। यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कई बार इन्होंने जैसे जो मेल्टिंग ऑफ आइस है उसके ऊपर यहाँ पे रिपोर्ट दे रखी है, सी लेवल कैसे कैसे राइज हुए हैं उसके ऊपर दे रखी है, कैसे हमारे जो अलग अलग माउंटेन्स हैं वो उनके आसपास के जो रीजन है वो कैसे श्रिंक कर रहे हैं, मॉनसून के अंदर जो प्रेसिपिटेशन है वो कैसे चेंज हुआ है। इस तरह की यहाँ पे इनके द्वारा रिपोर्ट्स डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग निकाली गई हैं। आई होप आप आईपीसीसी के द्वारा समझ गए होंगे। तो इस तरह से प्रॉपर साइकिल्स होते हैं, ठीक है, 6 साइकिल्स हमारे यहाँ पे हो चुके हैं अलग अलग। यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा प्रॉपर, ये मेथोडोलॉजी भी बताते हैं हमने कैसे इनको निकाला है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इन सभी चीज़ों के रिगार्डिंग। आई होप आप आईपीसीसी 7th असेसमेंट साइकिल समझ गए होंगे। आगे चलते हैं लोकमान्य तिलक अवार्ड के बारे में। देखो मैं एक्चुअली देख रहा था, ये एक छोटी सी न्यूज़ थी जो हमसे मिस होगी। तो अभी इस बार क्या हुआ है, पर हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनको लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड यहाँ पे इस बार दिया गया है। ये 41st रेसिपिएंट है इस अवार्ड के। मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। देखो 1 अगस्त 1920, इस दिन ना हमारे जो तिलक जी थे इनकी, ठीक है, इनकी मृत्यु हुई थी इस दिन। तो हर साल 1 अगस्त को ही हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज़ को प्रेजेंट करते हैं, इनकी जो डेथ एनिवर्सरी होती है उस दिन को। ठीक है, तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट के द्वारा इस अवार्ड को यहाँ पे दिया जाता है। देखो यहाँ पे न्यूज़ उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, हमें ना ये पता होना चाहिए कि तिलक जी का क्या क्या काम था। एंड आई एम वेरी श्योर आपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर इसको यहाँ पे अच्छे से पढ़ा होगा। थोड़ी सी चीज़ें मैं और बता देता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल इनका बर्थ हमें महाराष्ट्र रत्नागिरी में 1856 में देखने को मिलता है। इनको प्यार से लोकमान्य तिलक के नाम से लोग जानते हैं, ठीक है ना। इनका एक प्रॉपर स्लोगन था, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ठीक है, ऑल इंडिया होम रूल लीग, ये तो आप देखो तो भूल ही नहीं सकते, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1960 के अंदर बेलगांव में इन्होंने अपने जो होम रूल लीग था ना उसकी स्टार्ट करी। देखो एक्चुअल में ना जो होम रूल लीग थी हमें दो देखने को मिलती हैं, एक एनी बेसेंट जी के द्वारा जो स्टार्ट करी गई थी और एक जो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। ध्यान रखना इनकी लोकेशन देखना, जैसे जो बाल गंगाधर तिलक जी थे ना उनका महाराष्ट्र हो गया, मतलब बॉम्बे को छोड़ के जो महाराष्ट्र है वहां पर तिलक जी थे। सेंट्रल प्रोविंसेस हो गया, कर्नाटका हो गया, बेरार हो गया, यहाँ पर ये वाले एरियाज के अंदर कौन थे, तिलक जी की होम रूल लीग थी। बाकी जगह पे कौन सी थी, आपको एनी बेसन जी की यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ठीक है ना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हुई थी, ठीक है ना, आप सूरत स्प्लिट के बारे में जानते होंगे। बेसिकली एक्चुअली में ना आप तिलक जी को आप नोटिस करो तो इनका नाम क्या था, बाल गंगाधर तिलक। तो बेसिकली जो हम बोलते हैं ना लाल बाल पाल हो गया, तो ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के थे जो कि गरम दल की जिसको हम बात करते हैं। ठीक है, तो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में आप जानते हो सूरत स्प्लिट हुआ था एक टाइम के ऊपर। ठीक है, जब वो कोशिश क्या कर रहे थे कि चाहे तिलक जी होंगे या फिर जो लाला लाजपत राय जी होंगे उनको प्रेसिडेंट बनाया जाए। पर जो मॉडरेट्स थे वो चाहते थे नहीं कि रास बिहारी बोस जी को, सॉरी बोस नहीं घोष, रास बिहारी घोष जी को प्रेसिडेंट अनाउंस किया जाए। तो उस टाइम पर हमें सूरत स्प्लिट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी ऑल इंडिया होम रूल तो मैंने आपको समझाया ही। बाकी साथ में लखनऊ पैक्ट जो हुआ 1916 के, तो उस टाइम पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से आप तिलक जी को देख सकते हो कंट्रीब्यूशन, और साथ साथ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से जो जिन्ना थे उनका तरफ से कंट्रीब्यूशन आप देख सकते हो। कोशिश ये थी उस टाइम के ऊपर 1916 में कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी को हम दिखाएं लखनऊ पैक्ट के माध्यम से। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स हैं इनके, जैसे केसरी हो गया, महाराठा हो गया। ये आपको केसरी आता है मराठी लैंग्वेज के अंदर, मराठा आपका इंग्लिश के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बाकी इसके अलावा ना जैसे गणेश चतुर्थी फेस्टिवल हो गया या फिर जो शिव जयंती हो गया, इनको इन्होंने काफ़ी यूज़ किया ताकि ना पॉलिटिकल मूवमेंट्स के अंदर लोगों को लेकर आ पाए। तो कल्चरल रिवाइवल को यहाँ पे आप देखने को मिल जाएगा। साथ ही इनकी बुक्स का नाम देख लीजिए, गीता रहस्य हो गया, आर्कटिक होम ऑफ वेदास, और इनकी डेथ तो हम देख ही चुके हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे रिगार्डिंग लोकमान्य तिलक जी। आई होप ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। एक पीवाईक्यू ट्राई करो, ये सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन आखिर किसका है, ठीक है ना। तो इसका मुझे आप नीचे कमेंट में आंसर बताना कि इसका सही जवाब क्या होगा। साथ में ही कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, इन द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वेटेज किसकी है। देखो याद करो मैंने आपको बताया था कि रिफाइनरी प्रोडक्ट सबसे ऊपर होते हैं, फॉलोड बाय इलेक्ट्रिसिटी, फॉलोड बाय स्टील, फॉलोड बाय कोल, फॉलोड बाय क्रूड ऑयल, हाँ जी, फॉलोड बाय नेचुरल गैस, फॉलोड बाय आपका सीमेंट, और फॉलोड बाय आपका फर्टिलाइजर्स।
ये सारे इसी ऑर्डर में आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा एक 2015 में तो पूछा ही, एक बार और यूपीएससी ने इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा था। तो यहाँ देखो रिफाइनरी तो ऑप्शन में नहीं है, तो आपका इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेशन है ना, वो आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, ये पीवाईक्यू 2022 का 5th शेड्यूल की बात करी थी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए कि यहाँ पर ट्राइबल से नॉन ट्राइबल पे आप नहीं दे पाओगे, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आज मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ, इन सभी चीज़ों का मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताओगे, कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। कल जो पूछा था उनका क्विकली एक बार आंसर बताता हूँ। हाई फिजिकल डेफिसिट, क्या इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा? नहीं। ठीक है ना, मैंने बताया था फिजिकल डेफिसिट थोड़ा बहुत ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस नीचे गिर जाता है। 5th शेड्यूल की अगर हम बात करें तो एएमटीएम के अंदर था क्या? नहीं। देखो 5th शेड्यूल सभी एरियाज की बात करता है एक्सेप्ट ये चार। ठीक है ना, जो 6th शेड्यूल होता है वहां पर आते हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, तो इस वजह से आपका ये गलत हो जाएगा। आईआईपी की बात करें तो ये बिल्कुल करेक्ट है, एनएसओ पब्लिश करता है। एफएसएसएआई क्या एक स्टैट्यूटरी बॉडी है? बिल्कुल भैया, ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपको आज के लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली एस ऑफिशियल में जाके इस लेक्चर की पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। तो आई होप आप सभी को आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।